अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कल की क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी। आईएस 16 हमने स्टार्ट किया था। हमने इनिशियल रिकग्निशन पे बात की थी, स्कोप पे बात की थी, रिकग्निशन क्राइटेरिया पे बात की थी, इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट याद है? कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बनाया था, उसके उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे बात की थी कि अगर बाद में फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करा रहे हैं तो क्या उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर उस फ्यूचर के अपग्रेड होने की वजह से उस एसेट के मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, उस फ्यूचर के अपग्रेड की वजह से एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, याद है? ओके, राइट। फिर हमने उसके क्वेश्चंस भी किए थे कुछ। फिर मैंने आपसे एक बात बताई थी कि आज के बाद एसेट की या तो वैल्यू चेंज हो जाए, नंबर 2 या तो उसकी लाइफ चेंज हो जाए या उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए। इन तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। इन तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। ओके, राइट। ये सारी बातें हमने कर ली थी लास्ट क्लास में। गोइंग फॉरवर्ड फिर हमने एंड में रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर बात की थी कि रेसिडुअल वैल्यू की आजकल के दौर की नई डेफिनेशन क्या है। रेसिडुअल वैल्यू की जदीद डेफिनेशन आप लोगों को बता दी थी, ठीक है? ओके, नाउ अब हम एक बड़े एरिया पे जा रहे हैं, आगे एरिया पे जा रहे हैं और ये बड़ा काम का एरिया है। ये है मेजरमेंट मॉडल से रिलेटेड, सही है। एक तो थी इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियली तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। इनिशियली आईएस 16 वाले एसेट को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनिशियली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, सही। अब गोइंग फॉरवर्ड इसके लिए दो मॉडल्स हैं, मेजरमेंट मॉडल्स। लेकिन मैं इन मॉडल्स को एक अच्छे तरीके से लॉन्च करता हूँ, एक तरीके से आपकी खिदमत में लॉन्च करता हूँ। आप उनको सोचें और फिर आप खुद मंजिल तक पहुंचेंगे। चले आइए सुने। बेटा, एक कंपनी थी, उन्होंने एक $100 मिलियन का एक जमीन खरीदी, लैंड बाय की। ईयर जीरो पे कंपनी ने $100 मिलियन की एक जमीन, एक लैंड बाय कर लिया, सही है? ओके। अब अल्लाह की शान, जब एक साल गुजरी ना, तो एक साल बाद प्रॉपर्टी मार्केट बहुत शूट हो गई, एकदम प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर गई। होता है कभी कभार। तो अब इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 250 मिलियन। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 250 मिलियन हो गई। मार्केट वैल्यू हो गई 250 मिलियन। तो डायरेक्टर्स के मुंह में पानी आ गया। डायरेक्टर ने कहा यार 100 मिलियन की चीज 250 मिलियन की हो गई, एक काम करते हैं इसको रिवैल्यू कर देते हैं। ताकि जब वैल्यू ऊपर चली गई है, अगर हम रिवैल्यू करके मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग ज्यादा अमीर नजर आएंगे, हमारी कंपनी ज्यादा अमीर नजर आएगी। तो डायरेक्टर्स ने फौरन से इसको रिवैल्यू करा और 250 मिलियन पे रिपोर्ट कर दिया, सही है। मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट कर दिया, 100 से 250 पे रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि वैल्यू ऊपर चली गई थी। अब जरा सुने आप, जब ईयर 2 आया ना, तो ईयर 2 पे अचानक से बहुत बड़ा रिसेशन आया और मार्केट वैल्यू एकदम गिरी और मार्केट वैल्यू हो गई लेटेस्ट से 60 मिलियन। मार्केट वैल्यू 60 मिलियन हो गई, यानी ओरिजिनल कॉस्ट से नीचे चली गई। मार्केट वैल्यू 60 मिलियन हो गई, यानी ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 100 मिलियन थी उससे भी नीचे आ गई मार्केट वैल्यू। तो अब सब घबरा गए। अब सब घबरा गए अब सब एकदम घबरा गए कि बोला यार मार्केट वैल्यू तो कॉस्ट से भी नीचे आ गई। तो डायरेक्टर ने क्या बातें शुरू करी बताऊं? वो बोलने लगा, बताओ बताओ मैंने ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी। चलते चलते यूं बोलने लगा, बताओ ये प्रॉपर्टी मैंने कितने की खरीदी थी। तो हकीकत में उसमें 100 मिलियन की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 100 मिलियन की बाय की थी। 100 मिलियन की बाय की थी। तो उसने कहा यार मैं तो 100 मिलियन पे ही रिपोर्ट करूंगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया। तो आप देखें कितना चालाक डायरेक्टर है, कितनी बड़ी गेम खेल रहा है। जब मार्केट वैल्यू, कान खोलें, जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ऊपर जाती है तो रिवैल्यू कर देता है। जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ऊपर जाती है तो रिवैल्यू करके दिखाता है। और जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे आती है तो एकदम कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर देता है। तो गेम खेल रहा है, तो ये तो गेम खेल रहा है। दिस इज अगेंस्ट कंसिस्टेंसी। इसका मकसद सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट करना है, ना कि सही रिपोर्टिंग करना। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट करना है, ना कि करेक्ट रिपोर्टिंग करना। तो अब ऐसी सूरत हाल में स्टैंडर्ड ने पहली बात क्या बोली था, देखो। स्टैंडर्ड ने पहली बात बोली कि भाई आज के बाद जब भी आईएस 16 ने बात बोली है
कि जब भी तुम एसेट बाय करो तो एक मॉडल पिक कर लो, जब भी एसेट बाय करो तो एक मॉडल पिक कर लो, या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर तुमने कॉस्ट मॉडल पिक किया, अगर तुमने कॉस्ट मॉडल पिक किया तो अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हर हाल में आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। सही है, वैल्यू ऊपर जाए या नीचे जाए, आप कॉस्ट पे ही दिखाना। ठीक है, अब फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लिया तो अब आपने हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिपोर्टिंग करनी है। अब आपने हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करनी है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा मार्केट वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट क्यों आई, एक मॉडल पिक करने वाली स्टेटमेंट क्यों आई, एक मॉडल पिक करने वाली स्टेटमेंट क्यों आई, ताकि कंसिस्टेंसी प्रमोट हो, ताकि इस क्रिएटिव अकाउंटिंग का खात्मा हो जो आपको नजर आ रही है। सही है, राइट। वरना लोग क्या कर रहे थे, क्या बेईमानी कर रहे थे, बेईमानी क्या थी, जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ऊपर जाती थी तो मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करते थे, और जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे आती थी तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे। ये बेईमानी थी, ठीक है, ये गेम थी। सही। अब डायरेक्टर बहुत चालाक था, डायरेक्टर बहुत चालाक था, उसने कहा ठीक है, उसने स्टैंडर्ड बोर्ड को बोला ठीक है, हम अब आज के बाद एक ही मॉडल पे काम करेंगे, जब भी एसेट बाय करेंगे एक मॉडल पिक कर लेंगे, या कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल। अब सुने आप दूसरी बेईमानी, सेकंड फ्रॉड, फ्रॉड नंबर 2, बेईमानी नंबर 2। ये क्या हुआ, अब इस कंपनी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। कुछ प्रॉपर्टीज इस कंपनी के पास अच्छे एरियाज में थी और कुछ बेकार एरियाज में थी। कुछ प्रॉपर्टीज इस कंपनी के पास अच्छे एरियाज में थी और कुछ बेकार एरियाज में थी। जो अच्छे एरिया की प्रॉपर्टी थी वो ऊपर जाने के चांसेस थे, जो अच्छे एरियाज की प्रॉपर्टी थी, जबरदस्त वाले एरियाज, उनकी मार्केट वैल्यू ऊपर जाने का चांस था, और जो बेकार एरिया की प्रॉपर्टी थी उनकी मार्केट वैल्यू का नीचे जाने का चांस था। तो इस डायरेक्टर ने क्या किया बताऊं, जो अच्छे अच्छे एरिया की प्रॉपर्टी थी उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया, ये वाला, और जो बेकार एरियाज की प्रॉपर्टी थी उन पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करा। तो स्टैंडर्ड बोर्ड फौरन से बीच में आया, स्टैंडर्ड बोर्ड फौरन से बीच में आया और उसने कहा भाई ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना, इस हरकत, इस अमल का नाम उन्होंने रखा, इस हरकत और इस अमल का नाम उन्होंने रखा चेरी पिकिंग। इस हरकत और इस अमल का नाम उन्होंने क्या रखा, चेरी पिकिंग। बोला यार आप तो सिर्फ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो, आप तो सिर्फ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो, और बेकार बेकार प्रॉपर्टी पे क्या अप्लाई करो, कॉस्ट मॉडल। सही। तो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट क्या दी, अब स्टेटमेंट सुनो। उन्होंने कहा कि आज के बाद, उन्होंने कहा कि आज के बाद आपने अगर किसी एक एसेट पर कोई एक मॉडल अप्लाई किया, आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट पर कोई एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। सुनो कान खोल के, स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई दिखाता हूं आपको। आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट पर कोई एक मॉडल अप्लाई किया तो उस पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। यानी अगर आपने डिफेंस वाली प्रॉपर्टी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बोला है मैंने, आज के बाद सुनो, आपने किसी एक एसेट पर एक मॉडल अप्लाई किया तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास ऑफ एसेट, सुनो, सारी गाड़ियां एक क्लास ऑफ एसेट है, सारे फर्नीचर एक क्लास ऑफ एसेट है, सारी प्रॉपर्टीज एक क्लास ऑफ एसेट है। तो आज के बाद आपने डिफेंस वाली प्रॉपर्टी पे या क्लिफ्टन वाली प्रॉपर्टी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करा तो बाकी प्रॉपर्टी पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई करना होगा। तो ये चेरी पिकिंग इन्होंने शुरू कर दी थी जिसका इन्होंने खात्मा किया, चेरी पिकिंग इन्होंने शुरू कर दी थी जिसका उन्होंने खात्मा कर दिया। हाँ, ताकि आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली परफॉर्मेंस अच्छी नजर आए, आर्टिफिशियली परफॉर्मेंस अच्छी नजर आए। मैं पॉइंट नंबर 2 को समझाने के लिए अभी जो मैंने इसको एक किस्सा सुनाता हूँ, चलो आप लोग 1 मिनट में समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 को समझाने के लिए मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। आप सबने अपनी लाइफ में स्कूलिंग की हुई है, देखें जहां फिजिकल क्लास हो रही होती है ना, जब फिजिकल क्लास हो रही होती है तो टीचर को क्लास स्टार्ट होते ही पहले हफ्ते में ही पता लग जाता है कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन से बेकार हैं। ये सीधी बात है, टीचर को पता होता है कौन से अच्छे बच्चे हैं, कौन से पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। ठीक है, अब लेट अस से मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी ना वो राउंड पे आ गई। आपने देखा होगा जो प्रिंसिपल अक्सर राउंड पे आते हैं, तो प्रिंसिपल राउंड पे आ गई और प्रिंसिपल ने क्लास में आके बोला कि वो प्रिंसिपल ऑलराउंडर थी। ऑलराउंडर का मतलब उसको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी। ऑलराउंडर मीन्स उसे हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी। तो प्रिंसिपल ने आते ही, गौर से सुनना, प्रिंसिपल ने आते ही मुझे बोला कि मैं आपके बच्चों से क्विज करना चाहती हूँ कि जो आप पढ़ा रही हो इनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
तो मैंने क्या करा बताऊं, सुनो, एज अ टीचर मुझे तो पता था पढ़ने वाले बच्चे कौन है, मुझे तो पता था पढ़ने वाले, तो मैंने सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को खड़ा किया और मैंने मैडम को बोला पूछे इनसे। तो उन पढ़ने वाले बच्चों ने फौरन फौरन जवाब दे दिए, ठक ठक ठक। तो मैडम खुश। मैडम ने कहा क्या जा रही है हमारी स्कूल। उनको क्या पता कि क्लास में गंदे अंडे भी मौजूद हैं, उनको क्या पता कि मैंने क्या गेम खेली है, मैंने चेरी पिकिंग की है, मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को खड़ा करके उनके सामने बैठा दिया। तो क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आएगी, जबकि ओवरऑल परफॉर्मेंस में बुरे लोग भी हैं। तो यही तो आईएएस कह रहा है कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करोगे तो शेयर होल्डर गुमराह हो जाएंगे। आपको जब आज के बाद आपने किसी एक एसेट पर एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। आज के बाद आपने किसी एक एसेट पर एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। बात समझ में आई? तो मैंने दो फ्रॉड्स आपको बता दिए हैं। पहला क्या भाई, पहला स्टेटमेंट क्या आया, आपने आज के बाद कोई भी एसेट लेना है तो एक मॉडल पिक करना है, एक मॉडल, या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, या तो सरासर मोम बन जाओ या सख्त पत्थर बन जाओ, या तो सरासर मोम बन जाओ या सख्त पत्थर बन जाओ। तो आज के बाद जब भी एसेट बाय करोगे तो दोनों में से एक मॉडल आपने पिक करना है। दूसरी स्टेटमेंट क्या आई, आज के बाद किसी एक एसेट पर का आपने कोई एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। और तीसरी स्टेटमेंट सुनो, अब एक और फ्रॉड। अब डायरेक्टर की शरारत सुनो। डायरेक्टर ने कहा ठीक है, सुनना, डायरेक्टर ने कहा ठीक है, हम सारी प्रॉपर्टीज पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। सुनो, लेकिन जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी ना, लेकिन जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी थी वो उसे हर साल रिवैल्यू करते थे। जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी थी वो उसे हर साल रिवैल्यू करता था, और जो बेकार प्रॉपर्टी थी उसको 5 साल में एक बार रिवैल्यू करता था। सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल तो अप्लाई कर दिया इसने, डायरेक्टर ने, सही है। लेकिन जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी ना, जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी उसे हर साल रिवैल्यू करता था, और जो बेकार प्रॉपर्टीज थी उनको 5 साल में एक बार रिवैल्यू करता था। चालाकी देखी। तो स्टैंडर्ड ने एक तीसरी स्टेटमेंट भेजी, स्टैंडर्ड ने एक तीसरी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट लॉन्च की। क्या स्टैंडर्ड ने कहा कि आज के बाद आपने किसी एक एसेट को रिवैल्यू किया ना, आज के बाद आपने किसी एक एसेट को रिवैल्यू करा तो इमीडिएटली उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी। आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट को रिवैल्यू करा ना तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी, उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी, उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी। आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट को रिवैल्यू करा तो उसकी कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी। ओके, हाँ जी, पक्का। अब इधर देखें, इधर देखें, मैंने 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने बताई हैं। एक मॉडल पिक करो दोनों में से, नंबर 2 चेरी पिकिंग ना करो, और नंबर 3 किसी एक एसेट को रिवैल्यू करोगे तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिख दी हैं, ये देखो मेरी बुक में भी लिखी हुई है, जिनके आप बुक है वो देख सकते हैं। यहाँ आपके सामने देखें, पढ़े अब आप लोग, आपके सामने स्क्रीन पे देखो 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है। चौथी स्टेटमेंट को छोड़ दो, मैं खुद समझाऊंगा। पढ़ लें बेटा, 3 स्टेटमेंट पढ़ लें सब बच्चे। बुक के शुरू में ही होगा, शुरू के पहले 10-15 पेजेस में ही होगा, लेकिन यहाँ देख लो। ये 3 स्टेटमेंट एक एक बार पढ़ लें। तीनों स्टेटमेंट ये आपकी बुक में लिखी हुई है, देख लें, 3 स्टेटमेंट एक एक बार पढ़ लें।
चलो अब एक और सवाल यहाँ देखें। सवाल ये है कि चले मान लेते हैं, और से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। चले मान लेते हैं कि एक पेज नंबर 15 है बुक का, पेज नंबर 15 है बुक का। चलो मान लेते हैं कि एक इदारे ने रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लिया, सही है। अब वो अपने एसेट्स को कब कब रिवैल्यू करेगा, अब ये भी तो एक सवाल है। अब वो अपने एसेट्स को कब रिवैल्यू करेगा? हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, या हर क्वार्टर में, या हर साल? कब रिवैल्यू करेगा? एक इदारे ने अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर भी दिया, तो अब उसको अपने एसेट्स को कब कब रिवैल्यू करना है, अपने एसेट्स को कब कब रिवैल्यू करना है, वो डेट तो बताओ। अब रिवैल्यूएशन करनी कब कब है? तो सामने देखें, सामने देखें। रिवैल्यूएशन तब करोगे, मेरी बात सुने, पहले स्टेटमेंट नहीं बोल, स्टैंडर्ड नहीं बोला है कि रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंटली करनी है। देखें ये स्टेटमेंट है पूरी, रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंटली करनी है, और इतनी फ्रीक्वेंटली करनी है कि मार्केट वैल्यू में और कैरिंग वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना हो। मार्केट वैल्यू में और कैरिंग वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना हो। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंटली करनी है, और इतनी फ्रीक्वेंटली करनी है कि किसी भी रिपोर्टिंग डेट में मार्केट वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना हो। बच्चे ने कहा बात समझाएं, आइए समझाता हूँ। देखें ईयर 0 है, ईयर 1 है, और ये ईयर 2 है। सुने, मैंने एक एसेट यहाँ बाय किया था 100 मिलियन का, एक एसेट बाय किया था 100 मिलियन का, सही है। और सुनना, एक साल बाद मार्केट वैल्यू हो गई है 100.01 मिलियन। सिर्फ 0.01 का फर्क आया। 100 मिलियन की जमीन 100.01 की हो गई, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू हल्की सी चेंज हुई ना, इममटीरियल, इममटीरियल चेंज हुई। तो अब स्टैंडर्ड कहता है देयर इज नो नीड टू रिवैल्यू, आपको अब रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 100 मिलियन पे भी दिखा रहे हो तो भी सही है। अब रिवैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू में और कैरिंग वैल्यू में मटीरियल फर्क नहीं है। लेकिन ईयर 2 के एंड पे मार्केट वैल्यू हो गई है 150 मिलियन। ईयर 2 के एंड पे मार्केट वैल्यू हो गई 150 मिलियन, यानी एकदम 50 मिलियन का चेंज। 100 मिलियन से 150 मिलियन का मतलब 50 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो अब आपको रिवैल्यू करना फर्ज है, अब आपको रिवैल्यू करना फर्ज है। तो आसान लफ्जों में देखो, मेरा डायलॉग जहन में डाल लो, सब जहन में डाल लो। जब कभी भी एसेट की मार्केट वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आएगा, मटेरियल चेंज आएगा, जब कभी भी एसेट की मार्केट वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आएगा, हम रिवैल्यूएशन करेंगे। जब कभी भी एसेट की मार्केट वैल्यू मटीरियली यानी मेजर चेंज होगी, तो फिर रिवैल्यूएशन फर्ज होगी, प्रोवाइडेड कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। सही है। ये चीजें लिख भी लो, ये जो स्केचेस मैं बना रहा हूँ ये सब लिखो, अपने आप को प्रॉपर रखो। जब कभी भी एसेट की वैल्यू में मटेरियल चेंज आएगा, एकदम बड़ा चेंज आएगा, तब हम रिवैल्यू करेंगे, वरना रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने 100 मिलियन की जमीन ली, और एक साल बाद मार्केट वैल्यू सिर्फ 100.01, हल्का सा 0.01 का चेंज आया, तो इट्स नॉट अ बिग चेंज, सो यू डोंट नीड टू रिवैल्यू इट। फिर अब आपको 100 पे ही दिखा दो, कोई मसला नहीं। लेकिन बेटा ईयर 2 के एंड पे मार्केट वैल्यू एकदम 150 मिलियन हो गई, तो एकदम मटीरियल चेंज आया ना, तो अब रिवैल्यूएशन इज नीडेड। अब आपको उसको रिवैल्यू करना होगा, वरना अगर अब आप रिवैल्यू नहीं करोगे तो अब आप झूठ बोल रहे हो, अब आप सही रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हो। ये भी पढ़ लें, ये चारों लाइन वापस से पढ़ लें। देखिए अब इसकी आखिरी चौथी लाइन पढ़ लें, अब इसकी चौथी लाइन पढ़ें आप लोग, फोर्थ बुलेट पढ़ें। ये लाइंस एग्जाम में होती हैं। यस, मटेरियल चेंज का मतलब मेजर चेंज, मटेरियल का मतलब मेजर, बिल्कुल। आप लोगों को बचपन में मटीरियलिटी पढ़ाया भी है, इधर भी पढ़ाऊंगा मटीरियलिटी, बेफिक्र हो जाओ।
चलो अब मैं आपको इधर देखें, सब आंखें खोलें। हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का मेजर काम रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग है, सही है। तो अब हम डबल एंट्रीज पर बात करेंगे, रिवैल्यूएशन की डबल एंट्रीज, सही है। रिवैल्यूएशन की डबल एंट्रीज एक बार जब मैंने पहली क्लास ली थी, वेरी फर्स्ट क्लास कंसोलिडेशन से पहली क्लास ली थी, तो मैंने उसमें हल्का सा एक जर्रा रिवैल्यूएशन का पढ़ाया था, हल्का सा एक जर्रा रिवैल्यूएशन का पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन बहरहाल आज तो प्रॉपर अब रिवैल्यूएशन की क्लास शुरू हो गई है। तो अब मैं आपके सामने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाना शुरू कर रहा हूँ। होश में एनर्जी के साथ बैठे, प्रॉपर कॉपी करें, सब सीख जाएंगे, सही है। आइए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने लिखा रिवैल्यूएशन, आगे लिख दिया नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट यानी लैंड। चलो बेटा, मैंने अपनी मिसालों में, अपनी एग्जांपल्स में तुम्हें ये बात हमेशा समझाई है कि आप जरा सोचो। मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, पहले मेरी एग्जांपल सुनो। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैंने बिजनेस में, मैं ओनर हूँ, मैं बिजनेस का अकेला ओनर हूँ। मैंने बिजनेस की प्रॉपर्टी $100 मिलियन की ली थी, खरीद ली थी। बेशक लोन लेके ली या थोड़े अपने पैसे मिलाए, लेकिन ओनर मैं हूँ, ओनर मालिक मैं हूँ। 100 मिलियन की ली। अब 1 साल बाद अगर वो प्रॉपर्टी 100 से 150 मिलियन की हो गई ना, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई और मैं उसका मालिक हूँ, तो फायदा मुझे होगा ना, फायदा मुझे होगा ना। तो मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था पहले, कि अगर कभी रिवैल्यूएशन होती है ना, तो उससे ओनर को फायदा होता है। तो रिवैल्यूएशन की वजह से कैपिटल यानी ओनर की इक्विटी चेंज होती है, ओनर की इक्विटी यानी कैपिटल चेंज होता है, सही है। इससे लायबिलिटी वालों को फायदा नहीं होता, मालिक को फायदा होता है। मालिक इज द ओनर, मालिक नफा और नुकसान को फेस कर रहा है, सही है, याद रखना। चलो अच्छा बेटा, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये इक्वेशन भी पढ़ी है, C इज इक्वल टू A माइनस L, सही है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो बचपन में ही पढ़ा दी जाती है। इस क्लास में भी कितने बच्चों को मैंने खुद पढ़ाई है ये अकाउंटिंग इक्वेशन, विच इज वेरी बेसिक। अब सुनो बेटा, आपने एक एसेट 100 मिलियन का बाय किया था। अब केस नंबर 1 है, आप लोग चाहे तो केसेस लिख लिख के करें। केस नंबर 1 है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन। आपने 100 मिलियन का एक एसेट बाय किया था, 1 साल बाद 150 का हो गया और आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। और एसेट का नाम क्या है? लैंड। लैंड की इनडेफिनेट लाइफ होती है, फाइनाइट लाइफ नहीं होती, महदूद जिंदगी नहीं होती। तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। अब सुनो, 100 मिलियन की जमीन 150 मिलियन की हो गई, तो जरा इधर एरो में देखें, आपका एसेट 50 मिलियन से बढ़ा, आपका एक एंड से एसेट 50 मिलियन से बढ़ा, एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से इसका फायदा किसको हुआ है? मालिक को। इसका फायदा ओनर्स को हुआ है, तो दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा। एक एंड से एसेट बढ़ेगा, दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा। याद करो, जब तुम लोग कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे, जब तुम लोग कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी तुम लोगों ने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ी थी। तुम लोग जब कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी तुम लोगों ने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ी थी, याद है? तो ये वही चीज है। अब सुनो, एंट्री बनाओ, सिर्फ दिमाग से सोचो। बताओ, 100 मिलियन का एसेट था, जमीन 100 मिलियन से 150 मिलियन पे गई, तो एसेट 50 मिलियन से बढ़ा, एसेट 50 मिलियन से बढ़ा। हम सबको पता है कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, हम सबको पता है कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री देखें, एसेट डेबिट हो जाएगा। और बेटा सामने सामने कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होगा ना। तो इस कैपिटल का हमने एक स्पेशल नाम रख दिया, एक रिजर्व नाम रख दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इस तरह के कैपिटल बढ़ने का एक अलग से नाम रख दिया गया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सही है। असल में बढ़ कैपिटल ही रहा है, ओनर को फायदा हो रहा है, लेकिन नाम इसका रख दिया गया है रिवैल्यूएशन रिजर्व, सही। तो देखो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री ये बनती है, एसेट डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, अल्टीमेटली इक्विटी क्रेडिट हो रही है। लैंड डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, लैंड डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। जैसे ही मैंने ये कराया ना, तो एक बच्चे ने हैंड रेस किया। जैसे ही मैंने ये कराया तो एक बच्चे ने हैंड रेस किया। बच्चे ने कहा, सर जी एक मसला है। मैंने कहा क्या? बोला, सर सुनो, एसेट 100 मिलियन से 150 मिलियन का हो गया ना। मैंने कहा हाँ। तो बोला यार, एक ये तो फायदा हुआ। मैंने कहा हाँ, फायदा हुआ। तो सर आप डायरेक्ट एंट्री यूं बना दो ना, ये इधर देखें, आप डायरेक्ट एंट्री बना दो, लैंड डेबिट 50 और पीएनएल क्रेडिट 50। आप डायरेक्ट एंट्री बना दें, लैंड डेबिट क्रेडिट, लैंड डेबिट 50 और पीएनएल पीएनएल क्रेडिट 50, यानी इनकम बुक कर दें, इनकम बुक कर दें। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये प्रूडेंस के अगेंस्ट हो जाएगा, प्रूडेंस के अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जमीन सिर्फ पड़े पड़े महंगी हुई है, जेब में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, सिर्फ पड़े पड़े महंगी हुई है। तो दिस इज अनरियलाइज गेन, दिस इज अनरियलाइज गेन, दैट्स व्हाई ये पीएनएल में नहीं बल्कि इक्विटी में जाएगा।
सही है। तो याद रखना आज के बाद एसेट कॉस्ट से ऊपर जब भी जाएगा, कॉस्ट से ऊपर तब जब भी जाएगा बेटा, तो आप इक्विटी यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक कर लोगे। प्लीज नोट लिखें, सब लिखें अच्छी तरह। ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 की हेडिंग दें। बेटा कॉपी कर लें प्लीज, प्यारे प्यारे बच्चों कॉपी करें, हर चीज लिखें, एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखें। थैंक यू। लिख लिया। अब केस 2। अब क्या हुआ, इधर देखें, आपने एक एसेट बाय किया था ईयर 0 पे 100 मिलियन का। अब देखें जरा, इधर देखें इस बार क्या हुआ, और ईयर 1 के एंड पर एकदम डायरेक्ट उसकी वैल्यू गिर गई, मार्केट वैल्यू हो गई 70 मिलियन। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 70 मिलियन। बेटा इसको बोलते हैं डायरेक्ट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन यानी अब नुकसान हो गया, बुराई हो गई, बुराई। तुम बचपन से प्रूडेंस पढ़ते आ रहे हो, अब डायरेक्ट बुराई हुई है, ठीक है। तो अब 100 मिलियन की चीज 70 की हो गई। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड कहता है नुकसान हुआ है, पहले अच्छाई हुई थी, नुकसान फौरन से फौरन बुक करो। याद है, हमेशा से पढ़ा है, प्रूडेंस आपने पढ़ा है, बुराई फौरन से फौरन बुक कर लो, तो ये नुकसान 1 सेकंड में पीएनएल में चले जाएगा। तो अब देखो, आप एंट्री बनाओगे पीएनएल डेबिट यानी एक्सपेंस, पीएनएल का मतलब एक्सपेंस डेबिट, और एसेट कितने से कम हो गया? 30 से कम हो गया, सही है। तो फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में पीएनएल में चले जाएगी। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज प्रूडेंस, लॉजिक इज प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है बुराई 1 सेकंड में पीएनएल में डाल दो, बुराई 1 सेकंड में बुक कर लो। तो देखो अभी तक सिर्फ 2 केसेस किए हैं, सुकून से सुनो। आपने एसिड बाय किया, डायरेक्ट ऊपर चले गया तो क्या होगा? वो केस नंबर 1 था। आपने एसिड बाय किया, डायरेक्ट नीचे चले गया तो क्या होगा? ये केस नंबर 2 था, सही है, राइट। अब एक आम आदमी और केसेस भी सोच सकता है जो मैं कराऊंगा, मैं करा रहा हूं। क्या आपने एसिड बाय किया, पहले अपवर्ड हुआ फिर डाउनवर्ड हुआ तो क्या होगा? या आपने एसिड बाय किया, पहले डाउनवर्ड हुआ फिर अपवर्ड हुआ तो क्या होगा? वैसे ये वाले केसेस जो अभी मैंने केस 3 और 4 बताया ना, ये एग्जामिन नहीं होते, मुझे बच्चों ने कहीं बताया नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इतने एबनॉर्मल नहीं है, आप सीख सकते हैं, कानून सीख के जाए, ठीक है। ये लिख लें प्लीज, थैंक यू। अब केस 3 प्लीज।
आपने एक एसेट बाय किया था 100 मिलियन का जमीन, सही है। ईयर 0 पे, ईयर 1 पे वो हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई उसकी 140, ठीक है। फिर ईयर 2 पे उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 80। देख लें बेटा, अच्छी तरह देखें। पहले मार्केट वैल्यू क्या हुई, अपवर्ड हुई, फिर डाउनवर्ड हुई। पहले अपवर्ड हुई फिर डाउनवर्ड हुई, सही है। पहले अपवर्ड हुई और फिर डाउनवर्ड हुई। देख लो, आपने एसेट 100 का बाय किया था, पहले साल वो हो गई, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी, 140। पहले मार्केट वैल्यू हो गई 140, सही है। तो अब बताओ, 100 से 140 का सफर, 100 से 140 का सफर हम सबको पता है, डायरेक्ट अपवर्ड जाता है तो इक्विटी में जाता है ना। 100 से 140 गया अपवर्ड गया तो इक्विटी में जाएगा ना। तो एंट्री बनेगी, ये देखो ये बनेगी, लैंड डेबिट 40 और रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 40, सही है। लैंड डेबिट 40 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 40। इसका मतलब एसेट, अब देखो स्केच में देखो, राइट हैंड साइड पे देखो, 100 से 140 पे गया तो आपने 40 का ये रिजर्व मेंटेन कर लिया, 40 का रिजर्व मेंटेन कर लिया, 40 का रिजर्व मेंटेन कर लिया। एसेट 100 से 40 पे गया, एसेट 100 से 40 पे गया तो ये 40 का आपने रिजर्व मेंटेन कर लिया, 40 का आपने रिजर्व मेंटेन कर लिया। अब आंखें खोलो, वेरी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 140 से एकदम 80 पे ठप नीचे, 140 से एकदम 80 पे आया। तो पहले एसेट की मूवमेंट देखो, एसेट 140 पे खड़ा था, कान खोलो, एसेट 140 पे खड़ा था, 140 से एकदम 80 पे आया तो एसेट तो 60 रुपीज से कम हुआ ना, एसिड 60 से कम हुआ ना। तो एसिड कम होता है तो हम सबको पता है एसिड क्रेडिट होता है, एसिड बेटा कम होता है तो एसिड क्रेडिट होता है, सही है। बच्चे ने कहा तुमने आधी एंट्री बनाई है, बाकी तो बना लो। मैंने कहा मैं बना रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। अब जरा स्केच में देखें, आप 140 से एकदम कितने पे आ गए बताओ, इधर देखें, 140 से एकदम आप 80 पे आ गए, 140 से आप एकदम 80 पे आ गए। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, अभी पिछले साल आप 100 से 140 पे गए थे, अभी पिछले साल आप 100 से 140 पे गए थे तो आपने 40 का रिजर्व क्रिएट किया था ना। पिछले साल 100 से 140 पे गए थे तो 40 का रिजर्व क्रिएट किया था ना। अब आप दोबारा नीचे आ रहे हैं, अब आप दोबारा नीचे आ रहे हैं तो अब उस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। भाई आपने वो रिजर्व इसलिए बुक किया था क्योंकि वैल्यू बढ़ गई थी, आपने वो रिजर्व इसलिए मेंटेन किया था क्योंकि वैल्यू बढ़ गई थी, तो वैल्यू दोबारा कम हो रही है। तो जब यू नीचे आना शुरू करेंगे तो पहले इस रिजर्व को खत्म कर देना, पहले इस रिजर्व को खत्म कर देना। रिजर्व मींस इक्विटी, तो इक्विटी बढ़ी हुई थी तो क्रेडिट साइड पे थी ना, अब इक्विटी कम होगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। देखो, पहले आप इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म कर देना, 40 से डेबिट कर देना, इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करके 40 से डेबिट कर देना, हाँ। और फिर इधर देखें, जब 100 से नीचे का सफर शुरू होगा ना, 100 से नीचे का सफर शुरू होगा कॉस्ट से नीचे का, तो ये पीएनएल में जाएगा। कॉस्ट से नीचे का सफर पीएनएल में जाता है, कॉस्ट से नीचे का सफर हमेशा हमेशा पीएनएल में जाता है। तो आप पीएनएल में डेबिट कर देना बाकी 20, पीएनएल में डेबिट कर देना बाकी 20। तो इस केस का नाम था, पहले अपवर्ड हुई और फिर डाउनवर्ड, पहले अपवर्ड हुई और फिर डाउनवर्ड। और बेटा आपने देखा, अपवर्ड होने के बाद डाउनवर्ड होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिजर्व पड़ा है उसको खत्म कर देंगे। और अब एक बार पूरा रिजर्व खत्म हो गया तो अब जो भी डाउनवर्ड है वो सब पीएनएल में जाएगा, वो सब का सब पीएनएल में जाएगा। अच्छा, मैं इस बात को एक अच्छी समरी बता दूं, मैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की एक बहुत बेहतरीन समरी बताऊं, मेरी तरफ देखें। आज के बाद कभी भी कोई एसेट डाउनवर्ड हो रहा हो, तवज्जो, आज के बाद कभी भी कोई एसेट डाउनवर्ड हो रहा हो, डाउनवर्ड हो रहा हो, मेरी तरफ देखें, डाउनवर्ड नीचे जा रहा हो, तो बस एक नजर देख लेना कि कहीं उसका कोई पुराना रिजर्व तो नहीं पड़ा। एक नजर ट्रायल बैलेंस में देख लेना कि कहीं उसका, उस एसेट का कोई पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। अगर उसका कोई पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है ना, तो पहले उस रिजर्व को खत्म करना और बाकी फिर पीएल में जाना, और अगर कोई पुराना रिजर्व नहीं पड़ा तो डायरेक्ट पीएल में चार्ज कर देना। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, देखो ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की एक स्टेटमेंट ध्यान में रख लो, पूरी समरी यही है। आज के बाद कभी भी कोई एसेट नीचे जाए ना तो एक नजर आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखना कि क्या उस एसेट से रिलेटेड कोई पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, यानी कहीं पास में वो रिवैल्यू तो नहीं हुआ। अगर पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है एसेट से रिलेटेड तो पहले रिजर्व को खत्म कर देना और फिर पीएनएल में जाना, और अगर कोई रिजर्व नहीं पड़ा तो डायरेक्ट पीएनएल में चले जाना, दैट्स इट, लिख लो। वैसे नॉर्मली एग्जाम किट वगैरह में इसका कोई सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा, ये वाला केस तुम्हें नहीं मिलेगा।
बेटा लिख लें मेरे प्यारे बच्चों। केस 4 इसका ऑपोजिट होगा जी, बिल्कुल। प्लीज नोट डाउन, कॉपी कर लें आप, प्रॉपर कॉपी जरूर करना है आपने, एक एक वर्ड लिखना है, ये सब चीजें। चलो, केस नंबर 4, केस नंबर 4 यहाँ देख लें, सामने देखें। केस नंबर 4 क्या है? अब आपने एक एसेट बाय किया है मेरे बच्चों, इधर देखो, 100 मिलियन का। एक साल बाद पहले डायरेक्ट उसकी वैल्यू गिर गई, वैल्यू हो गई उसकी 85, डायरेक्ट वैल्यू गिर गई, और फिर वैल्यू उसकी बढ़ी। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं एक्स्ट्रा ये केस करा रहा हूं, इतना ज्यादा F3 लेवल पे आते नहीं है, F3 लेवल पे ये चीज आती नहीं है, लेकिन चलो, कोई इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आप समझ जाएंगे लॉजिकल चीजें। बताओ, यहाँ देखें, आपने 100 मिलियन का एसेट बाय किया था और डायरेक्ट उसकी वैल्यू हो गई 85। डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई? 85 हो गई। 100 से डायरेक्ट 85, ठक, खरीदते ही गिर गया, खरीदते ही गिर गया, खरीदते ही गिर गया। तो बस डायरेक्ट एक्सपेंस बुक कर लो, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंस ना भाई, कोई जब आप एक एसेट खरीदते हो तो ऑलरेडी तो उसका कोई रिजर्व नहीं होता ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो, आपने पहली एंट्री बनाई, ये देखें, पीएनएल डेबिट यानी 15 रुपए, और लैंड क्रेडिट 15 रुपए, सही है, ओके। पीएनएल डेबिट 15 और लैंड क्रेडिट 15। देखो, 100 से 85 का जो पहला सफर है ना, ये आपने पीएनएल में डाल दिया 15 रुपए का, या आपने 15 रुपए पीएनएल में डाल दिए हैं, या आपने 15 रुपीज पीएनएल में डाल दिए हैं, सही है। अब वेरी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 85 पे आप खड़े थे, देखो ईयर 1 के एंड पे आप 85 पे खड़े थे, और ईयर 2 के एंड पे आप 130 पे चले गए। 85 से डायरेक्ट 130 पे गए, तवज्जो मेरी तरफ, 85 से 130 पे गए, 85 से 130 पे गए, हाँ सही, 85 से 130 पे गए, तो इसका मतलब आप टोटल 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 45 से बढ़े। आपका एसेट टोटल 45 से बड़ा मान लो, 85 से 130 का मतलब 45 से ऊपर गया, हाँ। तो अब ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में एसेट बढ़ेगा तो एसेट तो डेबिट होगा, तो आप एसेट को डेबिट कर दें, लैंड 45 से डेबिट हो गया। बच्चे ने कहा सामने क्रेडिट क्या होगा? बच्चे ने कहा सामने क्रेडिट क्या होगा? मैंने कहा आप देखिए, मैं आप सॉल्व करता हूँ, देखो, एसेट 85 से कितने पे गया? 85 से डायरेक्ट गया है एसेट 130 पे, एसेट 85 से 130 पे गया है, एसेट 85 से 130 पे गया है, ऐसा ही है। तो आप देखो, एक मिनट एक मिनट, तो देखो पहला सफर तो ये तय होगा, पहले तो वो 85 से 100 पे गया। अब जरा सोचो, अभी पिछले ही साल, जरा गौर से सोचें, पिछले ही साल आप एसेट को 100 से 85 पे लेकर आ गए थे, पिछले ही साल आप एसेट को 100 से कितने पे लेकर आ गए थे? 85 से। तो आपने 15 का एक्सपेंस बुक कर लिया था ना, 15 का एक्सपेंस बुक कर लिया था, और आपने वो एक्सपेंस इसलिए बुक किया था क्योंकि आपके नजर में वैल्यू गिर गई थी। आपने वो एक्सपेंस इसलिए बुक किया था क्योंकि आपकी नजर में वैल्यू गिर गई थी।
अब आप दोबारा वैल्यू बढ़ गई है ना, अब दोबारा वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब वो एक्सपेंस गलत बुक हुआ था, तो आप उसको रिवर्स कर दो। तो स्टैंडर्ड ने क्या इजाजत दी है, स्टैंडर्ड के अल्फाज सुने। स्टैंडर्ड ने कहा है कि आज के बाद कभी भी डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही हो, डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही हो, तो आपने जितने, आवाज सुने, जितने एक्सटेंट तक का लास्ट ईयर एक्सपेंस बुक किया था उतनी पहले इनकम बुक करोगे, जितने एक्सटेंट तक का आपने लास्ट ईयर एक्सपेंस बुक किया था उतनी इनकम और बाकी रिजर्व। देख लो, तो आपने लास्ट ईयर 15 का एक्सपेंस बुक किया था, तो रिवर्स जाते वक्त ये 15 की पहले इनकम आ जाएगी, रिवर्स जाते हुए 15 की इनकम आ जाएगी। और एक मिनट इधर देखें, अब ये आप कॉस्ट से ऊपर जा रहे हैं, बाकी सफर कॉस्ट से ऊपर का कर रहे हैं, तो कॉस्ट से ऊपर जब भी जाओगे वो तो रिजर्व ही है, कॉस्ट से ऊपर जब भी जाते हो वो तो रिजर्व ही है। तो बेटा 100 से 130 का जो सफर है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, आज के बाद कभी भी डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो कानून क्या है कि जितने एक्सटेंड तक का आपने पास में एक्सपेंस बुक किया है, सबसे पहले उतनी इनकम, सबसे पहले उतनी इनकम, और उसके बाद फिर बेटा रिजर्व बुक कर लेना। यानी कॉस्ट से ऊपर का जो सफर है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, कॉस्ट से ऊपर का जो सफर है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। बेटा ये इनकम प्रूडेंस के अगेंस्ट नहीं है, मेरी बात सुन लें, ये कोई हम एक्स्ट्रा इनकम नहीं बुक कर रहे हैं इस बार, बल्कि उस एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं, जो एक्सपेंस गलती से बुक हुआ था उसको रिवर्स कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम बुक नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम जबरदस्ती की बुक करते तो फिर प्रूडेंस के अगेंस्ट होता है, इस चीज को सोचो। कर लिया, कर लिया भाई, बोलो। डन। अब मैं एक छोटा सा आपका क्विज करता हूँ, चलो इधर देखो। चलो करो। 500 रुपए का एक जमीन बाय की थी, एक साल बाद 700 हो गई और ईयर टू के एंड पे 620 हो गई। आप दोनों साल की एंट्रीज बनाए, चले दोनों साल की एंट्रीज बनाए, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं। फर्स्ट ईयर की एंट्री सही बनाई एक बच्चे ने, सेकंड ईयर की बनाओ।
गुड, बना दी बच्चों ने एंट्री। इधर देखें, चलो 500 से 200 700 पे गए, डायरेक्ट अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई। अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑलवेज गोज इन इक्विटी, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम है। लैंड डेबिट 200 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 200, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, सामने देखें, 700 से एकदम 620 पे आ गए, तो 80 से कम हुआ ना, तो लैंड क्रेडिट होगा 80 से। और बेटा मैंने कहा था कभी भी आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करें, कभी भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करें, तो ऐसी सूरत हाल में ये चेक करना कि कहीं पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। हाँ पड़ा है, और पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व 200 का पड़ा है, 200 का, तो आराम से 80 रिजर्व में ही जाएगा ना, 80 का डाउनवर्ड हुआ है। बल्कि एक बात बोलूं, अभी भी 120 का रिजर्व बच जाएगा इन एंट्रीज बनाने के बाद। इस एंट्री के बनाने के बाद अभी भी 120 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बच जाएगा, यानी फ्यूचर में अगर कभी कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी तो वो भी पहले 120 की रिवैल्यूएशन रिजर्व से कैंसिल होगी, वो भी 120 की पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से कैंसिल होगी। देख लो भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों में से बच्चों ने कर लिया होगा, आप में से मेजॉरिटी ने कर लिया होगा। बताएं भाई, हो गया था आप लोगों से? बताओ भाई, चलो इन्वॉल्व, बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग बताएं, हुआ था? तो बेटा अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे, बच्चों होश में रहो, अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो रिवैल्यूएशन नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट थी। वो क्या थी? रिवैल्यूएशन नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट थी, वो रिवैल्यूएशन नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट थी। ओके, अब हम यहां से बात करेंगे रीवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट पे। किस पे बात करेंगे? रीवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट पे अब हम बात करेंगे, यानी जमीन पे बात करेंगे। अब हम जमीन वगैरह पे बात करेंगे, सही, राइट, सॉरी, अभी तक हम नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट पे बात कर रहे थे यानी जमीन। अब हम बिल्डिंग पे, मशीनरीज और इनकी रिवैल्यूएशन पे बात करेंगे, और डिफरेंट टॉपिक है, सही। चलो अच्छा जी, एक बात पहले मैं आपको बता दूं, ये कल की क्लास जो हुई थी और ये आज की क्लास, इससे पहले आपने 5 क्लासेस डेप्रिसिएशन की देखी हैं, बेसिक्स, आपकी बेसिक डेप्रिसिएशन की क्लासेस हो चुकी हैं, पहले मैं बता दूं, वो सब आपने देखी हुई हैं। जो बेसिक वाली डेप्रिसिएशन की थी, जिसमें मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, सब आपने पढ़ा हुआ है, सही है। वो अब सब चीजें बीच में आएंगी, प्लीज ट्राई करना। देखिए यहाँ आपने एक बिल्डिंग बाय की है, आपने एक बिल्डिंग बाय की है 10,000 रुपए की। आपने बच्चों एक बिल्डिंग बाय की है कितने की? 10,000 रुपए की। और उसकी लाइफ आपने एस्टिमेट की है 5 साल। लाइफ कितनी की है? 5 साल। अच्छा बेटा, कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। अगर कोई मेथड नहीं लिखा होगा तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, कोई मेथड नहीं लिखा होगा तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन होगी तो जीरो एज्यूम करेंगे, याद है? ओके, चलो मेरी तरफ देखो, बताओ 10,000 का आपने एक बिल्डिंग ली है और उसकी लाइफ है 5 years, कोई मेथड नहीं लिखा तो स्ट्रेट लाइन होगा। एक्टिव एक्टिव, 10,000 डिवाइड बाय 5 करो, 10,000 डिवाइड बाय 5 कितना है? यहाँ डेप्रिसिएशन 2,000 आ रही है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन 2,000 आ रही है। पहले साल भी डेप्रिसिएशन 2,000 आई, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन 2,000 आई। मुझे बताओ 2 साल बाद नेटबुक वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। 10,000 का एसेट था, पहले साल भी 2,000 से डेप्रिशिएट हुआ, दूसरे साल भी 2,000 से डेप्रिशिएट हुआ, तो 2 साल बाद एनबीवी कितनी आ जाएगी? 2 साल बाद एनबीवी आ जाएगी 6,000 की। 2 साल बाद एनबीवी कितनी आ जाएगी? 6,000 की आ जाएगी। अब अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, 2 साल के बाद मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आया। 2 साल के बाद मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आया, तो हमने जैसे ही मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की ना,
तो मार्केट वैल्यू आ गई थी, मार्केट वैल्यू आ गई 12,000। सही है। अब आप जरा देखें, अब मैं रिवैल्यूएशन शुरू करता हूँ, क्योंकि हम लेटेस्ट से हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल होश में रहें। बताओ ईयर 2 के एंड पर, ईयर 2 के एंड पर बेटा सिर्फ बोर्ड पे देखें, ईयर 2 के एंड पर आपका एसेट कितने का था? 6,000 का था। ईयर 2 के एंड पर एसेट की एनबीवी 6,000 थी और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। तो बताओ एसेट कितने से ऊपर गया? एसेट 6,000 से ऊपर गया, इसको बोलते हैं रिवैल्यूड बाय। इंग्लिश पढ़ें, रिवैल्यूड बाय। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, बेटा ईयर 2 के एंड पर एसेट 6,000 पे खड़ा था, 6,000 से एकदम 12 पे आ गया, 6,000 से एकदम 12,000 पे आ गया, इसका मतलब एसेट 6 से ऊपर गया, इसको बोलते हैं रिवैल्यूड बाय, रिवैल्यूड बाय, रिवैल्यूड बाय। सही है। अब मैं इसकी डबल एंट्रीज बनाता हूँ, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू डबल एंट्रीज लेट मी शो यू सम अकाउंट्स जो आपने पढ़े हुए लाइफ में। याद करो, एक अकाउंट आप लोग ये पढ़ते थे, इधर देखें, एक आपका अकाउंट होता था ये मशीन कॉस्ट अकाउंट या बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट। इस बार बिल्डिंग है ना, तो मैंने यहाँ लिखा बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट। याद है, इस अकाउंट में एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती थी, इस अकाउंट में एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट। तो मैंने एक आपके पास बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट बनाया, क्योंकि मशीन नहीं, इस बार बिल्डिंग है, तो इसको बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट भी बोलते हैं या नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट भी बोलते हैं। और एक तरफ मैंने एक और अकाउंट बनाया, अगर आपको याद हो, इसको बोलते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सही है। तो मशीन या बिल्डिंग एसेट है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। याद है, तुमने पढ़ा था, मशीन या बिल्डिंग एसेट है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा। तो बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है आज तक की डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है आज तक की डेप्रिसिएशन। तो बताओ 2 और 2, बेटा आज तक की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में कितनी आ रही होगी? 4,000 की आ रही होगी। आज तक की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में 4,000 की आ रही होगी। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 की आ रही होगी। हाँ, याद आया। अब मुझे बताओ, इधर देखो, होश में रहो, होश में रहो, थोड़ा सा धक्का लगाओगे तुम लोग खुद सवाल करोगे इंशाल्लाह। इसका मतलब ईयर 2 के एंड पर जिस दिन मैं एंट्रीज बनाने जा रहा हूँ, ईयर 2 के एंड पर जिस दिन मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाने जा रहा हूँ, बेटा ईयर 2 के एंड पे जिस दिन मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाने जा रहा हूं, उस दिन मेरे पास ये अकाउंट मौजूद है। सही है। अब रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट की एंट्री बनाने के 3 कदम है, 3 स्टेप्स हैं। रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट बनाने के 3 कदम है, 3 कदम। पहला कदम, सबसे पहला कदम इधर देखें, आप चेक करोगे एसेट अपवर्ड रिवैल्यू है या डाउनवर्ड। सबसे पहले आप चेक करोगे एसेट अपवर्ड हुआ है या डाउनवर्ड। इधर देखो, एसेट 6 से, एसेट 6 से 12 पे आया है, एसेट 6 से कितने पे आया है? 12 पे। 6 से 12 का मतलब ऊपर गया है ना, ऊपर अपवर्ड गया ना। तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी तो आपने अभी पढ़ा था रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी तो रिजर्व में जाएगा, डाउनवर्ड होगी तो पीएनएल में जाएगा। अपवर्ड होगी तो रिजर्व में जाएगा, डाउनवर्ड होगी तो कहां जाएगा? पीएनएल में। तो 6 पे खड़े थे, 6 से आप 12 पे आ गए, तो आप देखें, इधर देखें, आप फौरन से यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व 6,000 से क्रेडिट कर दोगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरे बच्चों आप 6,000 से क्रेडिट कर दोगे, 6,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कर दोगे। ओके, तो पहला स्टेप, हमेशा ये चेक करना एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ या डाउनवर्ड। हमेशा ये चेक करना एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ या डाउनवर्ड। तो 6 से 12 पे आया, 6,000 से अपवर्ड हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप इधर देखें, यार याद रखना, आज के बाद आप कभी भी किसी भी एसेट को, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बाद आप कभी भी किसी एसेट को रिवैल्यू करते हो ना, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसका एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, उस एसेट का एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज के बाद वो नए सिरे से डेप्रिशिएट होगा, आज के बाद वो नए सिरे से डेप्रिशिएट होगा। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि इसकी जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको खत्म कर देना, उसकी जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रीसेट टू निल कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको रीसेट टू निल कर देना। तो बताओ उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? 4,000 है ना, और ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है तो ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे होगा, तो उसको खत्म करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना। सही है, याद रखना, ये स्टेप हमेशा करना है। ओके, इसकी एक और लॉजिक मैं आपको दूं, क्या है यार, रिवैल्यूएशन का मतलब ऐसे सोचो कि आपने एसेट बेच के अभी अभी आज मार्केट वैल्यू पे नया खरीद लिया है, एसेट को निकाल के नया एसेट खरीद लिया है। तो आपको याद है जब आप डिस्पोजल की अकाउंटिंग करते थे, जो पिछली 5 क्लासेस में डिस्पोजल की अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, तो डिस्पोजल की अकाउंटिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म होती थी ना, डिस्पोजल की अकाउंटिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म होती थी, याद है? तो वही काम कर रहे हैं आप। तो मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट बनाने के 3 स्टेप्स हैं, 3 कदम है। पहला स्टेप, चेक कर लेना एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ या डाउनवर्ड।
अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड, इस बार अपवर्ड हुआ है तो रिजर्व में बुक कर लिया। नंबर 2, जब कभी भी किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो उसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी होगी उसको रीसेट टू निल कर देना, उसको रीसेट टू निल खत्म कर देना। सही है। आखिरी स्टेप, आप मुझे बताओ एंट्री बैलेंस है क्या? इधर देखो सब, क्या एंट्री बैलेंस है? एंट्री बैलेंस है नहीं। क्रेडिट साइड पे 6000 लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे 4000। तो बस जिस साइड पे भी जितने की भी कमी हो, एंट्री की जिस साइड पे भी जितने की भी कमी हो वो एसेट के अकाउंट में लिख देना। तो इस बार एसेट का नाम है बिल्डिंग। जिस साइड पे जितने की भी कमी हो बिल्डिंग के अकाउंट में लिख देना। बच्चे ने कहा उस्ताद क्या आपने ये एंट्री सही बनाई है? क्या आपने ये एंट्री सही बनाई? मैंने कहा बिल्कुल सही बनाई है। पोस्ट करके बताऊं? चलो अभी साबित करता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000 से डेबिट हो रही है, देखो ये यहाँ 4000 से डेबिट हुई, ये क्लोजिंग बैलेंस तो जीरो हो गया। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जैसे ही पोस्ट की क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो गया। अब सोच के बताओ बिल्डिंग क्या हो रही है इसमें? बिल्डिंग डेबिट हो रही है, बिल्डिंग क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो बिल्डिंग के अकाउंट में आया, इधर देखो बिल्डिंग के अकाउंट में आया, ये देखो बिल्डिंग के अकाउंट में 2000 डेबिट करा तो 10 ऑलरेडी था। बिल्डिंग के अकाउंट में 10 ऑलरेडी था, 2 से बढ़ाया तो 10 और 2 कितना हुआ? 12000। 10 और 2 12000 हो गया। 10 और 2 12000 हो गया भाई। हाँ भाई, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, अब वेरीफाई करने का तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूँ। याद रखना भाई, एंट्रीज बन गए हैं, सब पोस्ट सब खत्म। जब भी रिवैल्यूएशन के एंट्रीज बना के उठोगे ना तुम, तो एक निशानी है आपको काम सही हुआ है गलत हुआ है। याद रखना, रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना। रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना। आइए देखते हैं कि क्या एसेट मार्केट वैल्यू पे आ गया। बताएं एसेट कितने पे आ गया? एच 12000 पे आ गया। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 12000 है। और जरा गौर से देखो एसेट की मार्केट वैल्यू भी कितनी है। एसेट की मार्केट वैल्यू भी क्या थी बताओ? 12000 थी। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एसेट मार्केट वैल्यू पे आ चुका है। एसेट अपनी मार्केट वैल्यू पे आ चुका है। इन एंट्रीज बनाने के बाद एसेट अपनी मार्केट वैल्यू पे आ चुका है। प्लीज नोट, प्लीज नोट। तो ये पहला आपके सामने एक सैंपल पेश किया है, रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स का पहला सैंपल आपके सामने पेश किया है। प्लीज कॉपी करें, दोनों अकाउंट्स के साथ कॉपी करना। ये जो बिल्डिंग का 2000 आया ना, ये बैलेंसिंग नंबर है। ये 2000 बैलेंसिंग नंबर है। जब पहले दो स्टेप करने के बाद जिस साइट पर भी जितने की भी कमी होगी एसेट के अकाउंट में ले जाना। जिस साइट के अंदर जितनी भी कमी होगी एसेट के अकाउंट में ले जाना। लिख लिया?
अब एक और लॉजिक दे रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा लॉजिक दे रहा हूँ, सुनो। कुछ बच्चे पूछते हैं ये बिल्डिंग 2000 से डेबिट क्यों हुई है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं बिल्डिंग 2000 से डेबिट क्यों हुई है, इसका एक जवाब है बहुत अच्छा। इधर देखो, मैं जवाब दे रहा हूँ। बेटा आपने एसेट लिया था 10,000 का, ही देखो 10,000 का एसेट लिया था, 10,000 का एसेट लिया था, और उस एसेट को आपने 4,000 से डेप्रिशिएट कर दिया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 4,000। सब बच्चे यहाँ देखें, तो आप 6,000 पे खड़े थे ना, एनबीवी कितनी थी 6, पक्का। फिर सुने, आपने 10 का एसेट लिया था, उसको 4,000 से उसको डेप्रिशिएट कर दिया था, तो आप एनबीवी 6,000 पे खड़े थे, सही है। अब जरा सोचें एक मिनट, जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया होगा, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया होगा, तो आप उसी वक्त 10,000 पे पहुंच गए होंगे। भाई वैसे ओरिजिनल कहानी क्या थी, 10 का एसेट था, 4 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, तो एनबीवी 6 थी। लेकिन जैसे ही आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीसेट टू नील करा, तो आप दोबारा 10 पे आ गए, आप दोबारा कॉस्ट 10,000 पे आ गए, 10 तक पहुंच गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करके 10 तक तो पहुंच गए। लेकिन आपको जाना का था, मार्केट वैल्यू थी 12,000, मार्केट वैल्यू क्या थी 12,000, तो आप 10 तक पहुंच गए हो और मार्केट वैल्यू 12,000, तो ये वाला 2,000 का सफर बिल्डिंग में नहीं डालोगे। आप 10 तक पहुंच गए हो, आपका एसेट 10 तक ले आओ, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है 12, तो बाकी 2,000 बिल्डिंग में नहीं डालोगे। सोचो, ये इसकी लॉजिक थी। लेकिन अब बार बार इस लॉजिक की जरूरत नहीं हो, 3 स्टेप फॉलो करोगे काम हो जाएगा। ये बोलो, लिख लिया। चले मैं सेकंड केस की तरफ मूव कर रहा हूँ। सेकंड केस, अब यही, अभी ये मैं 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कराता हूँ इसी चीज की, ताकि तुम लोग रवाओ। चलो करो, वही वाला कैसे, सेम सेम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, सेम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बस मुझे बताएं। अब 6,000 से 9,000 पे आ रहे हैं, अब 6,000 से आप लोग 9,000 पे आ रहे हो, 6,000 से आप लोग 9,000 पे आ रहे हो। चलो बेटा करो, करो। एंट्रीज उसी तरह बनाओ जिस तरह सिखाई थी, जिस तरह एंट्री बनाना सिखाई थी उसी तरह बनाओ। चलो 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 स्टार्ट करो। अब 6 से 9 पे आ रहे हो, तो कितने से ऊपर जाओगे बताओ। चलें, मैं सॉल्व करता हूँ। 10,000 का एसेट लिया था आपने, लाइफ कितनी थी इसकी 5 ईयर। 10,000 का एसेट लिया था, लाइफ कितनी थी बोलो भाई 5 साल। 10 डिवाइड बाय 5, पहले साल की डेप्रिसिएशन आई 2,000, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन आई 2,000, सही है। ये ईयर 1 है बेटा, इधर देखें, और ये है ईयर 2, सही है। अब बताओ 10,000 का एसेट था, 2 और 2 से डेप्रिशिएट हो गया, तो ईयर 2 के एंड पर एनबीवी 6,000 आ गई होगी। ईयर 2 के एंड पर एनबीवी कितनी आ गई होगी, 6,000 आ गई होगी, हाँ। अब आपने ईयर 2 के एंड पर अल्लाह की शान मार्केट वैल्यू चेंज हुई, तो 6,000 से एकदम मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 9,000। तो सबसे पहले चेक करें कितने से वैल्यू बढ़ी है, तो ये बेटा हो गया रिवैल्यूड बाय 3,000। ये हो गया बेटा रिवैल्यूड बाय कितना, 3,000 से वैल्यू बढ़ गई है।
3000 से वैल्यू बढ़ गई है, 3000 से वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, राइट। अब जरा मेरी तरफ देखें, अब जरा मेरी तरफ तो देखो भाई, इधर देख लो बेटा, ईयर 2 के एंड पर आपके पास ये दो अकाउंट्स होंगे, एक बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट होगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। एक बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट होगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। एक बिल्डिंग कॉस्ट होगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है, ऐसा ही है। अब एंट्री बनाने के 3 कदम वही फॉलो होंगे, कोई नई एंट्री नहीं बनेगी, वही बनेगी। सबसे पहले चेक करो, एसेट 6 से 9 पे गया, 6 से 9 पे गया तो अपवर्ड रिवैल्यू हुआ, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व में चले जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व 3000 से क्रेडिट हो जाएगा। पहला स्टेप लॉक। दूसरा स्टेप भी वही पुराना है, आप कभी भी एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो उसका एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आज के बाद उसको नए सिरे से, इट्स लाइक अ न्यू जन्म, ये नए जन्म की तरह है। तो आज के बाद नए सिरे से उसको डेप्रिशिएट करना है, तो उसकी जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रीसेट टू निल कर देंगे। उसकी जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रीसेट टू निल कर देंगे। ये देखो, जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4000 की पूरी खत्म, 4000 की पूरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म। अब बताओ, क्या एंट्री बैलेंस है? क्या एंट्री बैलेंस है? आंखें खोलो, क्या एंट्री बैलेंस है? नहीं। तो मैंने क्या बोला था, जिस साइट पे भी जितने की भी कमी है वो बिल्डिंग के अकाउंट में ले जाना, जिस साइट पे भी जितने की भी कमी हो बिल्डिंग के अकाउंट में ले जाना। तो इस बार क्रेडिट साइड पे कमी है तो बिल्डिंग को 1000 रुपए से क्रेडिट कर देना। सही है, चलो एंट्री पोस्ट करूं, खुद ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ 4000 से डेबिट हो जाएगी, इसका अकाउंट तो जीरो हो गया। अब इधर देखें, यहाँ देखें बिल्डिंग क्या हो रहा है, 1000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। देखो बिल्डिंग क्या हो रही है, 1000 रुपए से क्रेडिट हो रही है, तो ऑलरेडी बिल्डिंग के अकाउंट में 10,000 था डेबिट साइड पे, 1000 रुपए क्रेडिट हुआ, 10 में से एक निकाल दो, 9000, 10 में से एक निकाल दो, 9000 आ गया। हाँ, अब मुझे बताएं, रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना। रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना। तो बेटा आपका एसेट 9000 पे आ गया है, जबकि जबकि एसेट की मार्केट वैल्यू भी 9000 है। तो इसका मतलब आप बड़े ही प्यार से एसेट को मार्केट वैल्यू पे ले आए हो, आप बड़े ही प्यार से एसेट को मार्केट वैल्यू पर ले आए हो। 1000 इज द बैलेंसिंग नंबर भाई, 1000 बैलेंसिंग नंबर है बिल्डिंग के अकाउंट में जो गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे लाना है ना, मार्केट वैल्यू 9000 है। सिर्फ यूं सोचो, जब तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करोगे, जब तुम 4000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करोगे तो एसेट दोबारा 10 पे आ जाएगा। जब तुम 4000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करोगे तो एसेट दोबारा 10 पे आ जाएगा, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 9000 है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 9000 है। एक मिनट भाई, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं 4000 से यहाँ डेबिट कर रहा हूँ ना, इधर मैं रेफरेंस नहीं लिख रहा क्योंकि अब इस लेवल पे आप लोग का पेपर सीबी है, आप लोग का सीबी पेपर है, आपको क्वेश्चन में एक पाई की भी प्रेजेंटेशन नहीं है। वैसे आप यहाँ चुपचाप अगर रिवैल्यूएशन भी लिख दें, इधर देखें, इधर आप इधर रेफरेंस में रिवैल्यूएशन लिख दें काफी है, इवन यहाँ भी रिवैल्यूएशन लिख दें रेफरेंस में काफी है, कोई मसला नहीं है। वैसे तो आपके यहाँ कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, आपका पेपर सीबी है, एमसीक्यू से टिक टिक करना है। किसी बच्चे ने किया था ये सवाल? किसी ने किया था? अब देखो 2 सवाल हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता सही होने चाहिए, अब गलती नहीं चाहिए।
अब चलो आ जाओ। अब देखते हैं आप लोगों में से कौन करके देता है। अब 6000 से डायरेक्ट मैं वैल्यू गिराऊंगा। अब मैं 6000 से वैल्यू गिराऊंगा। चलो करो। 6000 की मार्केट वैल्यू थी, सॉरी 6000 की कैरिंग वैल्यू थी एनबीवी, और अब डायरेक्ट 4300 पे आ गया। 6000 से 4300 पे आ गया। अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। अब ये रिवैल्यू नहीं हुआ बल्कि डिवैल्यू हो गया है। देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। चलो भाई करो, करो जी, करो। करके नहीं बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3। आपको सबको पता है कि फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कहाँ जाती है और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कहाँ जाती है, सब पता है आप लोगों को। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमेशा 4000 से, यहाँ इस सवाल में तो हमेशा 4000 से ही डेबिट होगी ना, हमेशा 4000 से ही डेबिट होगी। चलो इधर देखो, आपने 10,000 का एसेट लिया था, फर्स्ट ईयर 2000 से डेप्रिशिएट किया, सेकंड ईयर 2000 से डेप्रिशिएट किया। ईयर 2 के एंड पर उसकी एनबीवी 6000 थी, और अब 6000 से एकदम 4300 पे आ गया। 6000 से एकदम 4300 पे आ गया तो कितने से डिवैल्यू हो गया? 1700 से डिवैल्यू हो गया, 1700 से डिवैल्यू हो गया। हाँ, अब मुझे बताएं 3 स्टेप्स होते हैं एंट्री बनाने का। पहला स्टेप सुनो, चेक करो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है या डाउनवर्ड। चेक करो अपवर्ड हुई है या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हुई है ना, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन डायरेक्ट पीएल में जाती है। अगर डायरेक्ट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है एक्सपेंस है, तो आपने डायरेक्ट, देखो बेटा मेरे बच्चों इधर देखो, आपने 1700 रुपए का एक्सपेंस बुक कर दिया। पीएनएल डेबिट करने का मतलब 1700 का एक्सपेंस बुक कर लिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब क्या है, अब क्या है, यहां देखें, आपने जब भी कभी एसेट को रिवैल्यू या डिवैल्यू या उसकी वैल्यू चेंज होती है तो उसका एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब आज के बाद वो नए सिरे से डेप्रिशिएट होगा, तो उसकी जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सबको रीसेट टू निल। जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सबको रीसेट टू निल कर देना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने 4000 से डेबिट कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने 4000 से डेबिट कर दी, सही है। अब मुझे बताओ कि क्या एंट्री बैलेंस है, क्या एंट्री बैलेंस है? नहीं बेटा, कहाँ, सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आपने क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है, एसेट के अकाउंट को लिख देना है, कितना है 5700। देखो 5700,
क्रेडिट साइड पे आपने एसेट क्या कहा, एसेट का नाम लिख देना है 5700, 5700, 5700, ऐसा ही है। हाँ, अब मुझे बताओ, चलो पोस्टिंग करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ 4000 से डेबिट होगी, ये क्लोजिंग जीरो हो जाएगा, नील। हाँ, नेक्स्ट इधर देखो, बताओ बिल्डिंग कितने से कम हो रही है, बिल्डिंग 5700 से कम हो रही है, तो क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग के अकाउंट में कितना आएगा, 10,000 माइनस 5700, बोलो 4300 आ जाएगा। 10,000 माइनस 5700, इट विल बी 4300। चलो वेरिफिकेशन करें, बताओ रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना, रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना, तो एसेट वाकई मार्केट वैल्यू पे आ चुका है। हाँ, कर लिया था बेटा। कर लिया जी। चलो, ईयर जीरो पे 50,000 का एक एसेट बाय किया है, ईयर जीरो पे 50,000 का एक एसेट बाय किया है बेटा, इधर देखें, और उसकी लाइफ है 10 इयर्स, लाइफ कितनी है 10 इयर्स, और 3 साल के बाद ईयर 3 के एंड पर मैं उसे रिवैल्यू कर रहा हूँ 80,000 पे, 3 साल के एंड पर मैं उसको रिवैल्यू कर रहा हूँ कितने पे बेटा, 80,000 पे रिवैल्यू कर रहा हूँ, 80,000 पे रिवैल्यू कर रहा हूँ, सही। प्लीज अब आप कर दें इसकी एंट्रीज, ईयर 3 के एंड पे इसकी एंट्रीज बनाए, चले चले सब बनाए।
चलो बेटा 50,000 डिवाइड बाई 10, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 5, ईयर 2 की भी 5 और ईयर 3 की भी 5। सही है, 5-5 हजार की 3 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई। बोलो भाई, 3 सालों की 5-5 हजार की डेप्रिसिएशन आ गई। बोलो भाई, अब बताओ 50 में से 15 निकाल दें तो यहाँ एनबीवी आपके पास आ जाएगी 35। सही है, तो अब आप 35,000 पे खड़े थे, एनबीवी 35 पे खड़े थे और 80 पे चले गए। तो बेटा 35 से 80 पे गए, 35 से 80 पे गए, इसका मतलब कितने से ऊपर गए? रिवैल्यूड बाय 45। रिवैल्यूड बाय कितना हुआ बेटा मेरे बच्चों, बताओ? 45,000। सही है, अब चलो इसकी एंट्री बनाते हैं, इसकी एंट्री बनाते हैं। आइए यहाँ इसकी एंट्री बनाते हैं, तो देखें, आप खुद देख सकते हैं कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है तो रिजर्व क्रिएट होगा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो क्या क्रिएट होगा? रिजर्व। ठीक है, सेकंड स्टेप, जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उसको रीसेट टू निल, खत्म। सही है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो बिल्डिंग के अकाउंट में चली जाएगी। देख लो, अभी फिर वंस अगेन वेरीफाई कर रहा हूं, मैं बार बार एंट्रीज बना के आपको वेरीफाई करा रहा हूं कि एंट्रीज सच्ची हैं। अब बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ 15,000 चली गई और ये 50 एंड 30। ठीक है, ये रहा आपके सामने ये पूरा 80,000। और देखो बेटा, इधर देखो, रिवैल्यूएशन का मतलब है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना और वही मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे इसमें बीच में एक आध केस ऐसा आया था जिसमें ए लेवल्स के बच्चे जब एएस लेवल में होते हैं ना, एएस लेवल में, तो एक और अप्रोच से भी कराया जाता है, लेकिन वो अप्रोच ऑफिशियल अप्रोच नहीं है, असल अप्रोच यही है। असल में आईएएस 16 ने जो अप्रोच रिकमेंड की है वो यही अप्रोच है, जो प्रॉपर एंट्रीज है वो यही है, याद रखना। बोलो भाई, कर लिया था? अब एक बड़ा कॉमन सेंस का और बहुत सिंपल सवाल है, देखें अभी तक इन सब में वो नहीं आया था। भाई एक बार आवाज सुनो, एक बार अगर मैंने किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू कर दिया, एक बार अगर मैंने किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू कर दिया, तो आज के बाद वो डेप्रिशिएट कैसे होगा? एक बार अगर मैंने किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू कर दिया तो आज के बाद वो डेप्रिशिएट कैसे होगा? आइए अब मैं आपकी खिदमत में सब लिखता हूँ, सब समझाता हूँ, आसान है प्लीज।
इधर कॉपी कर लें, कॉपी कर लें बेटा प्लीज। चले बेटा, आपने ईयर 0 पे, सब बच्चे यहाँ देखें, आराम से इधर देख लें। ईयर 0 पे आपने एक एसेट बाय किया है, ईयर 0 पे आपने एक एसेट बाय किया है 10,000 का, इसकी लाइफ 5 इयर्स। अच्छा, इसकी एंट्रीज मैं आपको समझ लो करा चुका हूँ, होश में रहे प्लीज। अब ईयर 0 पे आपने एक एसेट बाय किया 10,000 का, उसकी लाइफ है 5 इयर्स। तो 10,000 डिवाइड बाय 5, डेप्रिसिएशन आ गई 2,000, फिर द सेकंड ईयर भी आ गई 2,000, सही है। अब बताएं 10 माइनस टू एनबीवी कितनी आ गई? 6,000। ईयर 2 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पर जब आपने मार्केट वैल्यू निकलवाई, इधर देखें, ईयर 2 के एंड पर जब आपको पता लगा कि मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आया है, तो आपने मार्केट वैल्यू निकलवाई तो वो 12,000 थी। तो आप ऑलरेडी 6,000 पे खड़े थे, 6 से एकदम 12 पे आ गए। मेरी बात को सुने, आप ऑलरेडी 6,000 पे खड़े थे, 6 से एकदम 12,000 पे आ गए, तो आपका एसेट 6,000 से ऊपर चले गया। अब मैं एंट्रीज नहीं बना रहा, एंट्रीज मैं बना चुका हूँ। इस केस की यकीन करें, इसी केस की एंट्री मैंने बना दी है। तो बस जब आपका एसेट 6,000 से ऊपर चले गया, जब आपका एसेट 6,000 से ऊपर चले गया, तो आपने 6,000 का रिजर्व क्रिएट कर लिया होगा। आपने 6,000 का रिजर्व क्रिएट कर लिया होगा। अब मुकदमा सुनो, मुकदमा ये था कि ईयर 2 के एंड पर एसेट रिवैल्यू हो चुका है। प्लीज सुने, ईयर 2 के एंड पर एसेट रिवैल्यू हो चुका है। तवज्जो, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए तो आज के बाद डेप्रिशिएट कैसे होता है? तो भाई सीधी सी बात है, मैंने कल की क्लास आपके लिए इसीलिए तो ली थी, मैंने सिखाया तो था कि अगर एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए, एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए, तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट पे डेप्रिशिएट होता है। एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए, तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट पे डेप्रिशिएट होता है। देखो ये इसका फॉर्मूला है। आज के बाद ये इस तरह डेप्रिशिएट होगा। पर ईयर डेप्रिसिएशन रिजल्ट देखो, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिवैल्यूड एनबीवी, रिवैल्यूड एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। कल भी तो ये फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? इसी तरह का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था रिवाइज्ड एनबीवी के नाम से? कल भी इसी तरह का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखवाया था, रिवैल्यूड एनबीवी या रिवाइज्ड एनबीवी, सही है। अब मुझे बताओ, आप एसेट को 6 से 12 पे ले आए, तो एसेट आपका एकदम 12,000 पे आ गया ना। एसेट तो आपका 12,000 पे आ गया, इधर देख लो। और जिंदगी कितनी रह गई है? टोटल लाइफ थी 5 साल, और आप ईयर 2 के एंड पे खड़े थे। टोटल लाइफ थी 5 साल और आप ईयर 2 के एंड पे खड़े थे, तो अब रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 3 साल बची है, और 3 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जरा सोचें, एक चीज आज 12,000 की है, एक चीज आज 12,000 की, और 3 साल बाद 0 की हो जाएगी। तो बताएं, इन 3 सालों में टोटल डिक्रीज इन वैल्यू कितनी है? 12। तो अगर आप 3 सालों की डिक्रीज इन वैल्यू 12,000 है, तो अगर आप इसको 12,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 4,000 पर एनम। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 4,000 आएगी। इसका मतलब इधर देखें, ईयर 3 में भी और ईयर 4 के हर साल में आप 4,000 से डेप्रिसिएशन बुक करोगे, 4,000 से डेप्रिसिएशन बुक करोगे, 4,000 से डेप्रिसिएशन बुक करोगे। हाँ, ऐसा ही है, हर साल 4,000 से डेप्रिसिएशन बुक करोगे। बोलो भाई, हाँ जी, बोलो।
बेटा एसिड 6000 से 12000 पे हो गया, यानी आप आज के बाद एसिड 12 का ही हो गया है, 12 का हो गया और अब 3 साल उसकी लाइफ बची है, तो 12000 का एसिड 3 साल बाद जीरो का हो जाएगा, 12000 का एसिड 3 साल बाद जीरो का हो जाएगा। तो इन 3 सालों में इस एसिड की टोटल डिक्रीज इन वैल्यू 12000 है, तो 12000 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपके पास 4000 पर एनम आ जाएगा, 4000 पर एनम आ जाएगा। तो आने वाले सालों में आप 4-4 हजार से डेप्रिशिएट करोगे, आने वाले सालों में आप 4-4 हजार से डेबिट करोगे, डेप्रिशिएट करोगे। ये लिख लो, और फिर अब मैं आपको पहली ऐसी चीज बता रहा हूँ जो ए लेवल्स वालों ने भी नहीं पढ़ी हुई। ए लेवल्स वालों ने भी रिवैल्यूएशन थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो उन्होंने भी नहीं पढ़ा। सर लाइफ रिवाइज नहीं हुई, नहीं, लाइफ में रिवैल्यूएशन का लाइफ से कोई इतना डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई ऐसी मसला नहीं है। ये लिख लो ताकि मैं अब आपको असल एडवांस बात बताऊं। अच्छा बच्चों, मेरी तरफ देखेंगे आप लोग, सब मेरी तरफ देखें, पहले मैं बेसिक से लेके देता हूँ ग्राउंड। यार आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ा था, याद है? कंसोलिडेशन भी पढ़ा था, उससे पहले थोड़ा सा कंपनी अकाउंट्स का इंट्रो पढ़ा था। तो आप लोगों को याद होगा ना कि एक चीज होती थी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट से मिल मिल के बनती है। हर साल जो इदारा प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट को जमा करता जाता है, उससे रिटेन अर्निंग बनती है, प्रॉफिट को जमा कर करके रिटेन अर्निंग बनती है, याद है? आपको पढ़ाया था। और रिटेन अर्निंग भी मेरे बच्चों इक्विटी का हिस्सा होता है। कंपनी का जो शेयर होल्डर इक्विटी का पैकेट होता है उसका हिस्सा होता है, मालिकों का ही होता है ना रिटेन अर्निंग भी, याद है? इक्विटी के पैकेट में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी आता था, शेयर प्रीमियम भी आता था, रिटेन अर्निंग भी आती थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब आता था। ठीक है, मेरी बात सुनो। तो रिटेन अर्निंग किससे मिलके बनती है? प्रॉफिट से मिलके बनती है, प्रॉफिट को जमा कर करके बनती है, सही है? अच्छा बेटा, प्रॉफिट के अंदर ये सलाहियत होती है कि शेयर होल्डर में बढ़ सकता है। यानी अगर कंपनी ने कभी ऑर्डिनरी डिविडेंड बांटने हैं ना, आंखें खोलो, कभी कंपनी ने ऑर्डिनरी डिविडेंड देना है तो वो रिटेन अर्निंग में से दिया जाएगा। फिर सुनो भाई, प्रॉफिट शेयर होल्डर का है ना, और नॉर्मली हर साल प्रॉफिट का कुछ अमाउंट बढ़ता भी है, तो वो प्रॉफिट बढ़ने का मतलब रिटेन अर्निंग ही बढ़ रही होती है, रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड दिया जाता है। जब इदारा डिविडेंड देता है ना अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो रिटेन अर्निंग में से देता है। ठीक है, ओके। तो जितनी ज्यादा रिटेन अर्निंग होगी उतना ज्यादा आप डिविडेंड दे सकोगे, जितनी ज्यादा रिटेन अर्निंग होगी उतना ज्यादा आप डिविडेंड दे सकोगे, ओके। अब सब बच्चे सिर्फ मेरी तरफ देखें, अपने फोन को, अपनी नींद को, सबको भगाएं प्लीज। अब मेरी तरफ देखें, मैं 2-3 बार एक ही डायलॉग रिपीट करूंगा और आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी तुम्हें पता है कि इक्विटी, सब बच्चे मेरी तरफ देखें, इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है डेबिट होती है, बढ़ती है क्रेडिट होती है, कम होती है डेबिट होती है। यानी इक्विटी का मतलब ये सारे रिजर्व्स, ये शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये सारे रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, ये बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी डेबिट होगी, बढ़ेगी क्रेडिट होगी, कम होगी डेबिट होगी। हाँ, चलो इधर देखो, सामने देखो बेटा, जब आप इधर देखें, आपके सामने पूरी रिवैल्यूएशन हुई है, सब यहां देखें। जब आप रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे, जब आप रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे, जब जिस साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी उस साल एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी? देखो 2000 आ रही थी। जब आप रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे, जब आप रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे, यानी पहले 2 सालों में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, प्लीज मेरी तरफ देखें, पहले 2 सालों में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो एक साल की डेप्रिसिएशन 2000 थी। और जैसे ही आपने रिवैल्यूएशन करा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 4000 हो गई ना। फिर देखें भाई, आप ईयर 2 में देखें, ईयर 2 में एक साल की डेप्रिसिएशन थी 2000, नॉर्मली हर साल 2-2000 की डेप्रिसिएशन आ रही थी। लेकिन ईयर 3 से रिवैल्यूएशन के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई भाई? 4000 हो गई ना। तो अगर आंखें वालों देखो, आंखें वालों देखो, 2000 से तुम्हारी डेप्रिसिएशन बढ़ गई रिवैल्यूएशन की वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से तुम्हारी पर ईयर डेप्रिसिएशन 2000 से बढ़ गई, रिवैल्यूएशन की वजह से। देख लो, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ,
रिवैल्यूएशन की वजह से तुम्हारा पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 से बढ़ गया होगा। रिवैल्यूएशन की वजह से तुम्हारा पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 से बढ़ गया होगा। दिमाग से सोचो, जब तुम्हारा हर साल का एक्सपेंस, जब तुम्हारा हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2000 से बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा हर साल का प्रॉफिट 2000 से कम नहीं हो जाएगा? बेटा सोचो ना, तुम्हारा हर साल का प्रॉफिट 2000 से कम हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, फिर देखो स्केच देखो भाई। जब तुम रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे तो एक साल की डेप्रिसिएशन थी 2000, और अब एक साल की डेप्रिसिएशन हो गई है 4000। तो रिवैल्यूएशन की वजह से जब एसेट की वैल्यू ऊपर गई तो उसके आने वाले कल का डेप्रिसिएशन भी ऊपर गया। तो रिवैल्यूएशन की वजह से हर साल कुछ एक्स्ट्रा, हर साल कुछ एक्स्ट्रा 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 डेप्रिसिएशन क्रिएट हुई। तो 2000 की जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्स्ट्रा बुक हुआ, जब 2000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 से बढ़ा, तो हर साल का प्रॉफिट भी 2000 से कम हो जाएगा। और जब हर साल का प्रॉफिट 2000 से कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में ही तो घुस जाता है। प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में घुस जाता है, तो हर साल की रिटेन अर्निंग भी 2000 से कम हो जाएगी। देख लो, खुली आंखों से देख लो, खुली आंखों से देख लो। तुम्हारी इस रिवैल्यूएशन की वजह से, तुम्हारी इस रिवैल्यूएशन की वजह से आने वाले हर साल, तुम्हारी इस रिवैल्यूएशन की वजह से आने वाले हर साल की रिटेन अर्निंग 2000 से कम होती जाएगी। आने वाले हर साल की रिटेन अर्निंग 2000 से कम हो जाएगी, होती जाएगी। तो लोग बजाय मोटिवेट होने के डीमोटिवेट हो जाएंगे। लोगों की रिटेन अर्निंग अगले सालों की कम होना शुरू हो जाएगी, तो उनका डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कम हो जाएगा। यानी अब वो डिविडेंड कैसे बांटेंगे? अब उनके तो डिविडेंड बांटने के लाले पड़ जाएंगे। सोचो, तो पूरी दुनिया डीमोटिवेट हो जाएगी। तो इस तरह तो कोई भी रिवैल्यूएशन की तरफ जाएगा ही नहीं। इस तरह तो कोई भी रिवैल्यूएशन की तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ सोचो, बिल्कुल ही इफेक्ट नजर आ रहा है। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने यहाँ एक चालाकी की। स्टैंडर्ड बोर्ड ने हर साल एक एंट्री बनाने की इजाजत दे दी इस चीज के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। देखो 2000 से रिटेन अर्निंग हर साल कम हो रही है ना, इस चीज के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए स्टैंडर्ड बोर्ड ने हर साल एक एंट्री बनाने की इजाजत दे दी कि हर साल तुम जितने अमाउंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है ना, उतने का रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर लो। अब देखो एंट्री देखो, डरना नहीं है। एक एंट्री हर साल बनाना, रिवैल्यूएशन रिजर्व को 2000 से खत्म करना और रिटेन अर्निंग को 2000 से बढ़ा देना। रिटेन अर्निंग को 2000 से क्रेडिट कर देना, नहीं बढ़ा देना। भाई तुम्हारे पास ये देखो 6000 का रिजर्व पड़ा है ना, ईयर 2 के एंड पर जब तुमने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाई हुई, जो कि मैंने अभी नहीं बनाई लेकिन पहले बनाई थी, ईयर 2 के एंड पर जब तुमने 6000 की रिवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्री बनाई होगी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 6000 से क्रिएट हो गया होगा। अब वो 6000 में से हर साल 2-2000 से खत्म कर देना, हर साल 2-2000 से खत्म कर देना। नहीं, हर साल ये एंट्री बनेगी। देखो ये एक एंट्री बनेगी, ट्रांसफर की एंट्री भी बोलते हैं इसको, इसको ट्रांसफर की एंट्री बोलते हैं। और हर साल आप ये एंट्री बनाओगे, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 2000 और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 2000। देखते रहे, देखते रहे। अब मैं तुम्हें बताऊं इसका फायदा क्या होगा। बताओ, तुमने 6000 का रिजर्व क्रिएट किया था, तुमने 6000 का रिजर्व क्रिएट किया था, ये हर साल 2-2000 करके 3 सालों में खत्म हो जाएगा। 2000 पहले साल, 2000 फिर 2000 करके 3 सालों में खत्म हो जाएगा। और इस एंट्री का बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल यानी मजीद डेप्रिसिएशन क्रिएट हुई थी, और उसकी वजह से जो रिटेन अर्निंग पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था वो सही हो जाएगा, वो नलिफाई हो जाएगा। वो नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग कम हो रही थी ना, तो यहाँ रिटेन अर्निंग 2000 से बढ़ेगी, तो एक बार कम हुई और एक बार बढ़ी, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। और मैं एक शराफत वाली बात करूं, अगर स्टैंडर्ड बोर्ड ये वाली एंट्री बनाने की इजाजत नहीं देता, सिर्फ ये सोच लो, अगर स्टैंडर्ड बोर्ड ये वाली एंट्री बनाने की इजाजत ना देता, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते। लोग डिमोटिवेट हो जाते, क्योंकि लोगों की रिवैल्यूएशन के बाद वाले आने वाले सालों की रिटेन अर्निंग गिर जाती, तो उनका डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व गिर जाता भाई। तो इसीलिए ये एंट्री बनाने की इजाजत दी गई है, इसीलिए ये एंट्री बनाने की इजाजत दी गई है। पढ़ लें आराम से और अब सोच लें। अच्छा, मैंने नीचे देखो इंग्लिश भी लिख दिया, इसकी इंग्लिश भी पढ़ लो, इसकी इंग्लिश भी पढ़ लो भाई, ये रही। अब स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी भी पढ़ लो। फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट वी नीड टू मेक एन एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज। ये वाली जो एंट्री है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इसका नाम होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज। इसका नाम क्या होता है बोलो बेटा? रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज। ये इसको ट्रांसफर की एंट्री भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफर वाली एंट्री बोलते हैं और रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज भी बोलते हैं। और इसकी लॉजिक क्या है?
in order to cancel the effect of extra incremental depreciation. देखो ये इसकी लॉजिक है, in order to cancel the effect of extra incremental depreciation. सब कुछ तुम्हारे सामने, अच्छी तरह नोट्स बनाओ, 1 2 4 मिनट को मत देखो, अच्छी तरह सारे नोट्स बनाओ प्लीज, थैंक यू। बेटा ये सब नोट डाउन कर लें प्लीज, सब नोट डाउन करें। हाँ हाँ, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, पहले आप लोग लिख तो लें आराम से। एक मासूम सवाल, एक मासूम बच्चे का एक बहुत बड़ा सवाल आया, मासूमाना सवाल है लेकिन जवाब देना मेरा फर्ज है। सर फिर रिवैल्यूएशन का फायदा क्या है? सर रिवैल्यू बहुत बड़ा फायदा है भाई, रिवैल्यूएशन का ऐसा फायदा है ना कि डायरेक्ट जन्नत है। मैं जवाब दूं? बेटा अगर तुम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं करते, दूसरा मॉडल है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब पुराने जमाने की कॉस्ट। तुम सिर्फ एक बात सोचो यार, जिस इंस्टीट्यूट में तुम लोग मिर्चा वाला के कैंपस में आते हो, वो कैंपस अगर आज से 10 साल पहले अगर हमने खरीदा था तो वो 1 करोड़ से भी कम का था। 10 साल पहले 1 करोड़ का था और आज वो 8 9 करोड़ रुपए की जगह है। तो सोचो, अगर मैं अपने कैंपस को वही पुराने जमाने की कॉस्ट पे दिखाऊं तो शेयर होल्डर को सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। जबकि अगर मैं आज की मार्केट वैल्यू पे दिखाऊं तो शेयर होल्डर को ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मार्केट वैल्यू का मतलब आज की दुनिया की असली खबर, रियल टाइम खबर। और कॉस्ट मॉडल तो आउटडेटेड पुराने जमाने का। सोचो, तो रिवैल्यूएशन की बात ही अलग है। रिवैल्यूएशन से तो शेयर होल्डर को आज के दिन की असली इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी की असली औकात क्या है। बेटा सोचो, अगर लोग रिवैल्यूएशन से ही डिस्करेज हो जाएं, रिवैल्यूएशन मॉडल से ही डिस्करेज हो जाए, तो शेयर होल्डर को असली इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। तो रिवैल्यूएशन मॉडल, या जिसको हम फेयर वैल्यू मॉडल बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, इससे रियल लाइफ चीज पता लगती है। और बाकायदा इस वक्त दुनिया में जो स्टैंडर्ड बोर्ड है वो फेयर वैल्यू पे ही काम कर रहा है कि किसी तरह फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को प्रमोट किया जाए। पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। बोलो भाई। लिख लिया? लिख लिया? बोलो भाई। चलो मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैंने ये जो है ना, ये मैं नेक्स्ट मीटिंग में आके फिर रिकॉल भी करूंगा, एक बार रिकॉल करूंगा। अब इसके बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारे, टुक 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 टुक, बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी रिवाइज करते रहें और अपना अपने टाइम को बहुत ज्यादा कीमती बनाएं। वक्त को जाया मत करें बेटा, आप लोगों ने पेपर भी देना है, ठीक है ना? राइट। तो आप लोगों मैंने